आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का पार्ट 2। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का पार्ट 1 भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है देन आई रिक्वेस्ट कि पहले आप वो वीडियो देखें ताकि इस वीडियो को समझने में आपको आसानी हो। So these are the topics that we will be covering in this video today। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर मॉडल। तो आइए देखते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम tells us how income flows across different sectors of the economy। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें बताता है कि कैसे हमारी इनकम हमारी इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स में फ्लो करती है। Income for households against their land, labor, capital and entrepreneurship in the form of rent, wages, interest and profit। तो हाउसहोल्ड्स के लिए इनकम होती है रेंट जो उन्हें मिलती है उनके लैंड के अगेंस्ट, या फिर हो सकती है वेजेस जो उन्हें मिलती है उनके लेबर के अगेंस्ट, या फिर इंटरेस्ट अगेंस्ट देयर कैपिटल और प्रॉफिट अगेंस्ट दी एंटरप्रेन्योरशिप। और income for the producer units against their products and services in the form of sale। producer units के लिए इनकम हो सकती है जो वो अर्न करते हैं अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने देखा कि कैसे इनकम का मतलब हाउसहोल्ड्स और प्रोड्यूसर यूनिट्स दोनों के लिए ही अलग अलग होता है। जहाँ हाउसहोल्ड्स के लिए इनकम होती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट, प्रोड्यूसर यूनिट्स के लिए इनकम होती है वो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करके रिसीव करते हैं। एक और चीज जो हमने समझी वो ये कि हमारी इकोनॉमी में जो दो डिफरेंट सेक्टर्स हैं इन अ टू सेक्टर मॉडल, वो है हाउसहोल्ड्स एंड प्रोड्यूसर यूनिट्स। तो आइए अब हम समझते हैं कि कैसे ये इनकम इन दोनों ही सेक्टर्स के बीच फ्लो करती है। तो मान लीजिए कि एक इकोनॉमी में दो लोग हैं, पहला प्रोड्यूसर और दूसरा हाउसहोल्ड। ये दोनों ही एक दूसरे से मिलते हैं, जहां पे ये प्रोड्यूसर इस हाउसहोल्ड को बताता है कि कैसे इसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप की नीड है। जिसे सुनने के बाद ये हाउसहोल्ड इस प्रोड्यूसर से कहता है कि ये सारी ही चीजें ये हाउसहोल्ड इसे प्रोवाइड कर सकता है अगर ये प्रोड्यूसर इन सारे फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट इस हाउसहोल्ड को प्रोवाइड करे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जिस पे ये प्रोड्यूसर एग्री कर जाता है और ये हाउसहोल्ड इस प्रोड्यूसर को ये सारे फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है। जिसके बाद ये दोनों चले जाते हैं और ये प्रोड्यूसर अब इन सारे फैक्टर सर्विसेज की मदद से प्रोड्यूस करता है गुड्स और इस हाउसहोल्ड को प्रोवाइड करता है फैक्टर पेमेंट्स अगेंस्ट द फैक्टर सर्विसेज। जिसके बाद ये हाउसहोल्ड इस प्रोड्यूसर के पास जाता है इन सारे ही गुड्स को खरीदने, क्योंकि इसे अपनी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करना होता है। तो ये हाउसहोल्ड इस प्रोड्यूसर से ये सारे गुड्स खरीद लेता है और इसे पेमेंट कर देता है। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि कैसे हाउसहोल्ड्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में इनकम फ्लो करती है, जहां पर सबसे पहले ये हाउसहोल्ड्स एंड प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करते हैं फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, जिसके बदले ये प्रोड्यूसर्स इन हाउसहोल्ड्स को देते हैं फैक्टर पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जिसके बाद ये हाउसहोल्ड्स इस पैसे से गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करते हैं, जिसके बदले ये प्रोड्यूसर्स इन हाउसहोल्ड्स को प्रोवाइड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने देखा कि कैसे हमारी इनकम सर्कुलर मोशन में फ्लो करती है बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड हाउसहोल्ड्स। So next we have assumptions of the circular flow of income two sector model। तो आइए अब देखते हैं कि हमारे इस टू सेक्टर मॉडल की क्या क्या assumptions हैं। A, households do not save। Whatever they earn in the form of factor payments is spent on the purchase of goods and services।
हाउस होल्ड्स कुछ भी सेव नहीं करते और वो जितना भी अर्न करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, वो सभी कुछ वो खर्च कर देते हैं ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बी, since there is no government, the households do not pay taxes to the government. हम टू सेक्टर मॉडल में ये मान के चलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता और हाउस होल्ड्स इसीलिए गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे भी नहीं करते। नेक्स्ट, there is only simple economy, thus no import or export of goods take place. हम ये मान के चलते हैं कि हमारी इकोनॉमी सिंपल इकोनॉमी है जहाँ पे हम जितना भी प्रोड्यूस करते हैं वो सभी कुछ कंज्यूम कर जाते हैं और ना ही कोई एक्सपोर्ट होता है और ना ही कोई इंपोर्ट होता है। एंड लास्ट, aggregate consumption by the households of the economy equals to aggregate expenditure on goods and services by the firms in this economy. मतलब कि हमारी इकोनॉमी में हाउस होल्ड्स जितना भी कंज्यूम करते हैं वो सभी इक्वल होता है उस इकोनॉमी में किए गए एक्सपेंडिचर के, एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। जैसे कि हमने पीछे एग्जाम्पल में भी देखा था कि जितना भी प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं वो सभी कुछ कंज्यूमर्स कंज्यूम कर लेते हैं। इसीलिए द एंटायर इनकम ऑफ द इकोनॉमी कम्स बैक टू द प्रोड्यूसर्स इन द फॉर्म ऑफ सेल्स रेवेन्यू, कि जितनी भी इनकम किसी इकोनॉमी में जनरेट होती है वो सभी प्रोड्यूसर्स के पास वापस आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ सेल्स रेवेन्यू। तो अब लास्ट जो चीज समझने से रह गई है हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में वो है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रियल फ्लो। These refer to the flow of goods and services. These are real because they consist of actual goods and services. ये goods and services का flow होता है और इन्हें हम real इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम actually goods and services को flow कर रहे हैं। Flow of factors of production, land, labor, capital, enterprise from household to producing firms is a real flow. तो फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारे जब भी factors of production flow करते हैं from households to producing units तो उससे हम कहते हैं real flow. Similarly, flow of goods and services from producing firms to households is also a real flow. और जब हमारे producing firms households को goods and services provide करते हैं तो उसे भी हम बोलते हैं real flow. तो जहाँ भी हम देखेंगे कि हमारे factors of production या फिर हमारे goods and services flow कर रहे हैं तो that will be called as real flow. So last we have money flow. It refers to the flow of money in the form of factor payments and consumption expenditure. Money flow का मतलब होता है flow of money. कैसे? या तो factor payments की form में या फिर consumption expenditure की form में. Flow of money in the form of factor incomes, rent, wages, interest or profit from producing firms to households is a money flow. तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने टू सेक्टर मॉडल में देखा था कि हमारी फैक्टर इनकम्स मूव होती हैं प्रोड्यूसिंग फर्म से हाउस होल्ड को तो उसे हम बोलते हैं मनी फ्लो. Similarly, flow of household income on the purchase of goods and services is also a money flow. Similarly, हमारी जब household income flow करती है from the households to the producing units for the purchase of goods and services, उसे भी हम बोलते हैं money flow. So with this, we come to an end with the topic circular flow of income. तो अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिनका नेशनल इनकम में रेलेवेंस बहुत ज़्यादा होता है और वो नेशनल इनकम को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है. तो चलिए शुरू करते हैं. नेशनल इनकम. National income is the sum total of factor incomes earned by normal residents of a country during the period of an accounting year.
नेशनल इनकम का मतलब होता है उन सारे ही फैक्टर इनकम्स का सम जो किसी भी कंट्री में किसी भी एक अकाउंटिंग ईयर में उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स ने अर्न किया है। Thus, it conveys two important points. First, national income includes factor incomes only. नेशनल इनकम में हम सिर्फ फैक्टर इनकम्स को इंक्लूड करते हैं, और दूसरा, नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। के नेशनल इनकम में हम सिर्फ वो इनकम इंक्लूड करते हैं जो उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स ने अर्न किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने देखा कि दो की फैक्टर्स हैं जो किसी भी नेशनल इनकम को डिफाइन करने के लिए जरूरी होते हैं। सबसे पहला फैक्टर इनकम, कि हम सिर्फ उसी इनकम का टोटल लेंगे जो फैक्टर इनकम है, और दूसरा वो इनकम हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स ने ही अर्न की है। अब इन दोनों का क्या मतलब है, चलिए थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। फर्स्ट, लेट अस सी व्हाट इज फैक्टर इनकम। Factor incomes are the payments made by the producing units to the households for the use of their factor services. Yes friends, it is the one and same जो हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में, प्रीवियस कॉन्सेप्ट में समझा था इन द टू सेक्टर मॉडल, वही फैक्टर इनकम को हम लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो हम सिर्फ वो पेमेंट्स लेंगे जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ने हाउस होल्ड्स को की हैं फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। इट इंक्लूड्स रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट, factor income may be earned within or outside the domestic territory of a country. तो फ्रेंड्स, दिस इज येट अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि फैक्टर इनकम जरूरी नहीं है कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही अर्न की गई हो। ये हो सकता है कि हमारी कंट्री के अंदर ही अर्न की गई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर अर्न की गई हो। थर्ड, नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम। फ्रेंड्स, फैक्टर इनकम की जब भी हम बात करते हैं तो एक और कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम बीच में आ जाता है जिसे समझना बहुत जरूरी होता है, जिसे हम ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। तो चलिए इस पे भी नजर डाल लेते हैं। ट्रांसफर इनकम आर दोज इनकम्स व्हिच आर रिसीव्ड बाय अ पर्सन एज हेल्प, डोनेशन और चैरिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये वो इनकम्स होती हैं जो किसी भी पर्सन को या तो हेल्प के तरह या फिर इन डोनेशन या फिर एज अ चैरिटी रिसीव होती हैं। देयरफॉर दीज आर अनअर्न्ड इनकम। इसका मतलब कि ये इनकम अर्न नहीं की जाती, ये अनअर्न्ड इनकम होती हैं जो किसी भी फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट नहीं मिली, मतलब यूनिलेटरल पेमेंट्स। नो वर्क हैज बीन डन टू अर्न दीज इनकम्स। एंड थर्ड, नॉट इंक्लूडेड इन दी नेशनल इनकम। ये इनकम हम नेशनल इनकम को कंप्यूट करते में भी इंक्लूड नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव नॉर्मल रेसिडेंट। अभी हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन में देखा था कि हम सिर्फ वो इनकम इंक्लूड करते हैं जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स ने अर्न की होती है। तो चलिए अब नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या है वो समझते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट इज सेड टू बी वन हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन द कंट्री कंसर्न्ड। ये वो पर्सन होता है जो उस कंट्री में रहता है जहां पे वो इनकम अर्न कर रहा है। मतलब अगर हम कहें कि राम इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है तो दैट मीन्स कि राम ऑर्डिनरीली, मतलब इन द यूजुअल कोर्स, वो इंडिया में ही रहता है। एंड सेकेंड, whose center of economic interest lies in that country, और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मतलब उसका जो अर्निंग का सोर्स है वो भी उसी कंट्री में होना चाहिए। जैसे कि राम अगर इंडिया में रह रहा है तो राम का अर्निंग सोर्स भी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही होना चाहिए। तो अगर कोई पर्सन ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि वो पर्सन हमारा नॉर्मल रेसिडेंट है। द पीरियड ऑफ स्टे शुड बी 1 ईयर और मोर।
किसी भी पर्सन का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाने के लिए वो एक पर्टिकुलर कंट्री में कम से कम 1 साल या फिर उससे ज्यादा पीरियड के लिए स्टे करना चाहिए। नेक्स्ट, नॉर्मल रेसिडेंट्स कवर बोथ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही हम नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। अगर कोई इंस्टीट्यूशन भी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में ही स्टैब्लिश्ड है और उसका जो मेन पर्पस है, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो भी इंडिया में है, तो वो भी नॉर्मल रेसिडेंट ही कहलाया जाएगा। Next, it includes both citizens and non-citizens, that is, foreigners who reside in a country for more than 1 year and have economic interest in that country. इसमें सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों ही आते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि कोई पर्सन अगर इंडिया का सिटीजन है तो वही नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है। हम ये फॉरेनर्स को भी हम नॉर्मल रेसिडेंट कह सकते हैं, लेकिन फॉरेनर्स नॉर्मल रेसिडेंट तभी कहलाए जाएंगे जब वो हमारी कंट्री में 1 साल या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए स्टे किए हो और उसके साथ ही उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में ही हो। इंटरनेशनल बॉडीज लाइक वर्ल्ड बैंक, WHO और IMF are not considered as the normal residents of the country. Friends, कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो किसी एक कंट्री में एस्टैब्लिश नहीं होती, वो बहुत सारी मल्टीपल कंट्रीज के वर्क को रेगुलेट करती हैं, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, उनको हम इंटरनेशनल बॉडीज कहते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक या फिर WHO या फिर IMF। तो ऐसे इंटरनेशनल बॉडीज को हम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री कभी भी नहीं कहते। However, the staff working in these bodies are treated as normal residents of the country in which the international body operates. लेकिन अगर इन इंटरनेशनल बॉडीज में लोग काम कर रहे हैं, कोई स्टाफ वर्क कर रहा है, तो उन लोगों को, उन स्टाफ को हम नॉर्मल रेसिडेंट्स कहेंगे, वो भी उस कंट्री का जिस कंट्री में वो इंटरनेशनल बॉडी ऑपरेट करती है। For example, IMF located in India isn't the normal resident of America, but Americans working in its office for more than 1 year will be treated as normal residents of India. अगर IMF इंडिया में लोकेटेड है तो हम उसे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहेंगे ऑफ अमेरिका या फिर ऑफ एनी अदर कंट्री। यहाँ पे किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाया जाएगा IMF। लेकिन अगर अमेरिकन्स IMF के ऑफिस में वर्क कर रहे हैं 1 साल या फिर उससे ज्यादा से, और वो IMF का ऑफिस इंडिया में लोकेटेड है, तो इन लोगों को अब हम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्टेटस दे देंगे। मतलब कि अगर कोई भी इंटरनेशनल बॉडी इंडिया में सिचुएटेड है और वहाँ पे कोई स्टाफ वर्क कर रहा है और वो स्टाफ 1 साल या उससे ज़्यादा से हमारी कंट्री में रह रहा है और हमारी ही कंट्री में उसकी इनकम भी जनरेट हो रही है, तो दैट पर्सन और दैट स्टाफ विल बी कंसीडर्ड एज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, local employees working in foreign embassies located in their country are treated as normal residents. अगर local employees, मान लीजिए हमारे इंडिया के एम्प्लॉयज की हम बात करते हैं कि अगर वो किसी फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहे हैं और वो एम्बेसी लोकेटेड इन देयर कंट्री, वो एम्बेसी इंडिया में ही लोकेटेड है, तो अब इन लोगों को हम नॉर्मल रेसिडेंट्स कहेंगे। एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। इंडियंस वर्किंग इन US एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया आर रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो अगर इंडियंस हमारी इंडिया में ही सिचुएटेड US एम्बेसी में काम कर रहे हैं तो वो इंडियंस भी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाए जाएंगे। Ambassadors for India in the rest of the world is also a normal resident of India. अगर इंडिया के एम्बेसडर दूसरे किसी भी कंट्री में काम कर रहे हैं तो उनको भी हम बोलेंगे कि वो हमारे ही नॉर्मल रेसिडेंट हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि मान लीजिए एम्बेसडर्स ऑफ अमेरिका वर्किंग इन इंडिया,
तो अब आप बताइए कि क्या वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे या नहीं। वीडियो को पॉज करिएगा और प्लीज सोचिएगा। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है कि कोई भी एम्बेसडर जो फॉरेन कंट्री का है और वो इंडिया में काम कर रहा है तो वो उस फॉरेन कंट्री का ही नॉर्मल रेसिडेंट होगा, इंडिया का नहीं होगा। एंड लास्ट, वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर who cross the border in morning to work in the other country and return in the evening are not residents of the country where they work. Yes, काफी बार ऐसा भी होता है कि काफी सारे वर्कर्स सुबह मॉर्निंग में बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहां काम करते हैं और फिर शाम में वो वापस अपने घर आ जाते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को हम उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे जहां वो काम कर रहे हैं? तो द आंसर इज नो, दे आर नॉट द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री वेयर दे वर्क। क्यों? क्योंकि ये हमारी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। दे आर नॉट लिविंग इनटू द कंट्री, इनटू आवर कंट्री फॉर at least 1 year or for a longer period of time. Then next we have domestic income. फ्रेंड्स, ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स को बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और इनके बारे में सोच के देखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप इनको अपने माइंड में स्टोर कर लें, क्योंकि अभी आगे जाके जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे ये सारे ही पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव डोमेस्टिक इनकम. इट इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम्स such as compensation of employees, rent, interest and profit generated within the domestic territory of a country in the accounting year. डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है फैक्टर इनकम जो किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट की गई हो। फ्रेंड्स, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में फ़र्क क्या है, क्योंकि वहाँ पर भी हमने देखा था कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम और यहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम। लेकिन फ्रेंड्स, आपको याद होगा वहाँ पे हमने कहा था कि नेशनल इनकम ओनली इंक्लूड्स द इनकम जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स, और यहाँ पे वो पॉइंट मिसिंग है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इट मस्ट बी जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। सो दिस इज द लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स। आगे जाके मैं इस डिफरेंस को और ज्यादा क्लियर कर दूंगी। अभी आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो ये उन गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू है जो किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्रिएट किए गए हैं या फिर प्रोड्यूस किए गए हैं। द फैक्टर इनकम अर्न्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी मे बी ईदर बाय द रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स। यस फ्रेंड्स, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि फैक्टर इनकम की जब हमने नेशनल इनकम में बात की थी तो फैक्टर इनकम अर्न्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जो हम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, वो हो सकता है कि हमारे रेसिडेंट्स ने क्रिएट की हो या फिर ये भी हो सकता है कि वो हमारे नॉन रेसिडेंट्स ने क्रिएट की हो। मतलब यहाँ पे हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स का जो डिफरेंस है वो खत्म हो गया। डोमेस्टिक टेरिटरी में हम सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि गुड्स हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किए गए हों। अब ये नहीं फर्क पड़ता कि वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स ने किए हैं या फिर नॉन रेसिडेंट्स ने किए हैं। एक टर्म जो हम बार बार यूज कर रहे हैं दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी, इसका मतलब भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो आइए आगे। लास्ट इज डोमेस्टिक टेरिटरी. In economics, it means the geographical territory administered by a government within which persons, goods and capital circulates freely. Economics में domestic territory का मतलब होता है वो geographical territory या फिर वो geographical area या location जिसमें कोई एक government rule करती है और जहां हमारे persons, goods और capital freely circulate कर सकते हैं।
Domestic territory includes Indian embassy located in foreign country, but not foreign embassy located in India. फ्रेंड्स, डोमेस्टिक टेरिटरी की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर कोई इंडियन एम्बेसी फॉरेन कंट्री में लोकेटेड है तो उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जब कोई फॉरेन कंट्री की जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पे तो हम हमारे पर्सन्स को या फिर गुड्स को या फिर कैपिटल को फ्रीली सर्कुलेट नहीं कर सकते. देन नाउ व्हाई आर वी कॉलिंग इट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी? बिकॉज इंडियन एम्बेसी में हमारे पास ये फ्रीडम या ये लिबर्टी होती है कि वहाँ पे हम हमारे पर्सन्स को और गुड्स को और कैपिटल को फ्रीली मूव करा सकें. दैट इज वाई इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड इन फॉरेन कंट्रीज आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी. लेकिन उसी तरह अगर कोई फॉरेन एम्बेसी इंडिया में लोकेटेड है तो उसे हम कभी भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानेंगे. लास्ट, इट नॉट ओनली इंक्लूड लैंड बट वाटर ऑल्सो. कभी कभी हमारे पास या फिर काफ़ी सारी कंट्रीज़ के पास ओशियंस होते हैं, आइलैंड्स होते हैं जो हमारी कंट्री के अंदर आते हैं, तो उनको भी हम हमेशा डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट मानते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स. फ्रेंड्स, ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन पे विजिबल है ये पूरे नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझने में आपकी हेल्प करेगा. तो आई रिक्वेस्ट यू कि पूरे फोकस के साथ, पूरी अटेंशन के साथ इस स्लाइड को देखिएगा. इन टर्म्स का मतलब क्या होता है ये मैं आपको पूरी डिटेल में आगे की स्लाइड्स में समझाऊंगी. यहाँ पे जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये कि कैसे हम इनकम के एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जंप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास नेशनल इनकम का ग्रॉस एलिमेंट गिवन है, अगर आपको ग्रॉस इनकम गिवन है और आपसे कहा जाए कि आप उसमें से नेट इनकम निकाल के दिखाएं, तो हमेशा आपको उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा. जैसे कि आपको याद होगा हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करा था, तो वहां पे भी हमने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया था. तो सेम रूल अप्लाइज हियर. जब भी हमें किसी भी चीज के ग्रॉस एलिमेंट से नेट एलिमेंट पे जाना होता है तो हम हमेशा उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं. सिमिलरली, अगर आपको डोमेस्टिक इनकम गिवन है और डोमेस्टिक इनकम से आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो हम हमेशा उस डोमेस्टिक इनकम में NFIA को ऐड कर देते हैं. NFIA स्टैंड्स फॉर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इसका क्या मतलब होता है ये हम आगे देखेंगे, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए. नेक्स्ट वी हैव मार्केट प्राइस. अगर आपको नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस गिवन है और आपसे कहा जाए कि आप उसमें से फैक्टर कॉस्ट निकाल के दिखाएं तो आप हमेशा उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कर देंगे माइनस और आपके पास आ जाएगी फैक्टर कॉस्ट. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. हमेशा ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFIA को करते हैं ऐड, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए करते हैं हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट. सो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट NFIA. As I told you, NFIA stands for Net Factor Income from Abroad. It is used to differentiate between national income and domestic income. हम हमेशा नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में जब भी डिफरेंस की बात करते हैं तो हमेशा NFIA का नाम लेते हैं. जैसे हमने पहले भी देखा था, जब भी डोमेस्टिक इनकम में हम NFIA को ऐड करते हैं तो हमें नेशनल इनकम मिल जाती है. NFIA equals to factor income earned by our resident from the rest of the world minus factor income earned by non-residents in our domestic country. Friends, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ध्यान से समझिएगा कि नेट फैक्टर इनकम को कंप्यूट करते हुए हम हमेशा जो हमारे रेसिडेंट्स ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनकम जनरेट की है उसको
ऐड करते हैं और उसमें से जो नॉन रेसिडेंट्स ने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम जनरेट की है उसको हम हमेशा माइनस करते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि हमारे इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स बाहर जाके कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और फिर उस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर देते हैं, तो उस प्रॉपर्टी पे जो भी उनको रेंट रिसीव होता है, जो भी प्रॉफिट्स रिसीव होते हैं, तो वो इनकम हमारी इंडिया की इनकम का पार्ट है, उसको हम हमेशा ऐड ऑन करते हैं क्योंकि वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स ने अर्न की है। और सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि बाहर के फॉरेनर्स ने यहाँ पर आके कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो, तो उस इनकम को हम हमेशा माइनस कर देते हैं बिकॉज दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर नेशनल इनकम। Then national income equals to domestic income plus NFIA. Next we have net indirect taxes. Net indirect taxes are calculated as indirect taxes minus subsidies. तो net indirect taxes को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस जब हम करते हैं तो हमें मिलता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। This is used to find the difference between market price and factor cost. जैसे कि हमने पहले देखा था, जब भी हम मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं तो हमें फैक्टर कॉस्ट मिल जाती है। Market price is the price paid by the buyer of the commodity in the market, whereas factor cost is the cost paid by the producers to the factor of production. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें दोनों का ही मतलब बताया गया है। मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिस पे बायर्स कमोडिटी को मार्केट से खरीदते हैं और फैक्टर कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो प्रोड्यूसर्स ने पे की है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक्वायर करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। We add indirect taxes because it raises the market price of goods. Friends, जिन भी commodities पे हमें टैक्स देना पड़ता है उन commodities के prices हमेशा हाई मिलते हैं क्योंकि हम हमेशा उस टैक्स को इन द फॉर्म ऑफ प्राइस हमारे कंज्यूमर से रिकवर करते हैं। तो क्योंकि ये हमारी कमोडिटीज के प्राइस को बढ़ाता है इसलिए हम हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं। Subsidies are subtracted because they lower the market price of goods. और subsidies जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है in the form of benefits वो हमेशा हम subtract करते हैं क्योंकि इनकी वजह से हमारे goods के जो market prices हैं वो reduce हो जाते हैं। So next we have 8 aggregates. These are the aggregates of national income and this third column here shows us the different aggregates of national income. Let us understand them all one by one. तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है GDP at MP। तो उसमें से हम देख रहे हैं कि हमने कुछ भी सब्ट्रैक्ट या एड ऑन नहीं किया है, तो हमारा फर्स्ट एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम GDP at MP है। बाय द वे GDP stands for ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड MP stands for मार्केट प्राइस। सेकेंड वी हैव GDP at MP और हमारा जो नेशनल एग्रीगेट है वो है NDP at MP। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे हमने ग्रॉस से नेट कैलकुलेट किया है। हमने पहले भी देखा था जब भी हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस कर देते हैं ग्रॉस में से देन व्हाट वी गेट इज द नेट अमाउंट। तो दिस इज हाउ वी कम अक्रॉस द सेकेंड एग्रीगेट ऑफ आवर नेशनल इनकम। देन थर्ड वी सी GDP at MP और यहाँ हमारे पास आया है GNP at MP। तो हमें GDP से GNP पे जाना है। हमने देखा फर्स्ट G इज द सेम लेकिन हमारा जो D था वो अब रिप्लेस हो गया है N से। दिस D स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक एंड दिस N स्टैंड्स फॉर नेशनल। तो जब भी हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं हम हमेशा NFIA को एड ऑन करते हैं। दिस इज हाउ वी गेट आवर थर्ड एग्रीगेट। फोर्थ हम देख रहे हैं NNP at MP। This N stands for net, this N stands for national and this is product at market price, net national product। हमने देखा G भी रिप्लेस हुआ है और D भी रिप्लेस हुआ है। तो G से N पे जाने के लिए हम करते हैं डेप्रिसिएशन को माइनस और इस D से N पे जाने के लिए we add the net factor income from abroad।
देन लास्ट फोर में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे जो मार्केट प्राइस है वो रिप्लेस हो गई है फैक्टर कॉस्ट से। तो देखते हैं जीडीपी एट एफसी में से जब हमने कुछ भी माइनस नहीं किया तो दिस इज हाउ वी गेट आवर फिफ्थ एग्रीगेट। फिर सिक्स्थ एग्रीगेट में हम देखेंगे जीडीपी एट एफसी से हम आए हैं एनडीपी एट एफसी पे। द सेम रूल अप्लाइज हेयर एज वी सॉ इन द सेकेंड एग्रीगेट। यहाँ पे हमने जी को एन से रिप्लेस कर दिया है, दैट मीन्स वी हैव सब्ट्रैक्टेड द डिप्रिसिएशन। इन द सेवेंथ एग्रीगेट वी सी जी एन पी एट एफ सी, जहाँ पे जी तो एज इट इज है लेकिन डी की जगह हमें एन दिख रहा है, दैट मीन्स डोमेस्टिक से हम नेट नेशनल पे आए हैं तो इसलिए हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को एड ऑन किया है। एंड इन द लास्ट एग्रीगेट वी सी दैट वी हैव रिप्लेस्ड बोथ डोमेस्टिक ग्रॉस एज वेल एज डोमेस्टिक। तो हमने डिप्रिसिएशन को माइनस किया है और NFIA को ऐड किया है। तो दिस इज हाउ वी गेट आर 8 डिफरेंट एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। अब ये क्या होते हैं ये हम आगे की स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स अब हम सारे ही एग्रीगेट्स को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट वी हैव GDP एट MP. It is the market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during the period of an accounting year, inclusive of depreciation. GDP की हमने फुल फॉर्म देखी थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये हमारे सारे ही गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस किए हैं उसकी मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। फ्रेंड्स याद करिए हमने पहले भी डिस्कस किया था डोमेस्टिक टेरिटरी जहाँ पे हम हमारे पर्सन्स को, हमारे कैपिटल को और हमारे गुड्स को फ्रीली मूव करा सकते हैं। तो किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर में हम जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उसकी मार्केट वैल्यू को हम बोलते हैं GDP एट MP और इसमें हम हमारा डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड करते हैं। Next we have NDP at MP. NDP stands for Net Domestic Product at Market Price. तो आपको याद होगा जब भी हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमें नेट अमाउंट मिलता है। तो एवरीथिंग इज सेम बट लास्ट में आप देखेंगे दैट इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। हमने यहाँ डेप्रिसिएशन के अमाउंट को माइनस कर दिया है। सो इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during the period of an accounting year exclusive of depreciation. हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी मार्केट वैल्यू है उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें देन व्हाट वी गेट इज द NDP ऑफ MP. Then third we have GNP at MP, Gross National Product. फ्रेंड्स आपको याद होगा D से N पे जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम NFIA को हमेशा ऐड ऑन करते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर along with the net factor income from abroad and consumption of fixed capital. बाकी सारी चीजें सेम हैं लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने NFIA को भी इंक्लूड किया है और साथ ही हमारा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फिर इन अदर वर्ड्स डेप्रिसिएशन भी हमारा इसमें इंक्लूडेड है बिकॉज द G इज सेम हियर। तो डेप्रिसिएशन भी इन्वॉल्व है और NFIA को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। Then next we have NNP, Net National Product at Market Price. It is the market value of final goods and services produced during the period of an accounting year, inclusive of net factor income from abroad but exclusive of depreciation. आप देखेंगे थर्ड एंड फोर्थ में बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पे हम देख रहे थे यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फिर उसका दूसरा नाम डेप्रिसिएशन होता है तो वो हमने इंक्लूड किया है और यहाँ पे वो हमने एक्सक्लूड कर दिया है एंड एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। तो देखिए आगे नेक्स्ट वी हैव GDP एट FC.
It is the sum total of factor cost incurred on the production of final goods and services within the domestic territory of a country during an accounting year, inclusive of depreciation. यहाँ पे फर्क है हमारे पास factor cost का. Earlier we saw that we had market price here, but now it is replaced with the factor cost. और factor cost are the same as factor payments. फैक्टर कॉस्ट फैक्टर पेमेंट्स ही होती हैं जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हाउस होल्ड को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. तो ये सारे ही फैक्टर कॉस्ट का सम टोटल है जो हमें किसी भी गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करने में इनकर करनी पड़ती है, और वो गुड्स एंड सर्विसेज हम किसी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस करते हैं during an accounting year, and inclusive of depreciation because we have seen here the gross element is still included in GDP at FC. Next we have NDP at FC. We see the differences of net amount. So it is the sum total of factor cost incurred on the production of final goods and services within the domestic territory of a country during an accounting year. It is also called the domestic income. Friends, ये भी सेम है जैसा हमने इधर देखा था, लेकिन the only difference arises that it is not inclusive of depreciation as we saw in the earlier case, और इसको हम domestic income भी कहते हैं. तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, कि calculate the domestic income, then they are talking about NDP at FC. Second last we have gross national product at factor cost. It is the sum total of factor incomes, rent, interest, profit and wages earned by the normal residents of a country during an accounting year inclusive of depreciation. Friends, आप देखेंगे सारे ही points में factor income common है. तो जब भी हम factor cost के किसी भी element को define करें तो आपको हमेशा यही लिखना है कि it is the sum total of factor income such as rent, interest, profit and wages. Plus हम यहाँ देख रहे हैं कि they have used an additional term called normal residents because we see कि यहाँ पे domestic जो है वो अब national से replace हो चुका है. तो gross national product at factor cost में हम सिर्फ उन factor incomes की बात कर रहे हैं जो हमारे normal residents ने earn की है during an accounting year, and again it is also inclusive of depreciation. Then last we see net national product at factor cost. It is the sum total of net domestic product at factor cost and net factor income from abroad. It is also called as national income. तो ये हमारी net domestic product at factor cost का और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का सम टोटल है NDP एट FC, और उसमें अगर हम NFIA को ऐड कर दें देन व्हाट वी गेट इज द NNP एट FC, और इसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू सून.